हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एजुवेदान क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रकाश और अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन, उसका लेक्चर नंबर 5 है। तो चलिए, इससे पहले लेक्चर में हम दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के लिए सूत्र देखे थे। अब तीन माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तनांक के लिए सूत्र देख लेते हैं। ये तीन माध्यम है, वायु, कांच और जल। ठीक है, और ये वायु है जो ये एक ही है, एक ही माध्यम कहा जाएगा। ये तीन माध्यम है, वायु, कांच और जल। इन तीनों में जब प्रकाश किरण आती है तो कैसे आती है देखिए। तो वायु से जब प्रकाश किरण कांच में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि वायु जो है निर्वात माना जाता है। निर्वात में प्रकाश के मतलब जो धूल और कण होते हैं, जो कण होते हैं किसी भी मटेरियल या फिर कुछ भी मान लीजिए, उसमें जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। लेकिन जब कांच होता है उसमें कण जो होते हैं पास पास आ जाते हैं वायु की तुलना में, और फिर वो अभिलंब की ओर झुक जाते हैं। आपने नियम पढ़ा होगा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और कांच से भी अधिक सघन माध्यम है जल के। ठीक है, ठीक है, मतलब कि सघन माध्यम, मतलब कि ये विरल माध्यम में आएगी, कांच से इससे ज़्यादा है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, थोड़ा अभिलंब से दूर हटेगी। तो फिर जब जल से वायु में आएगी वापस से, तो वो अभिलंब से बिल्कुल दूर हट जाएगी। ठीक है, वो और ज़्यादा दूर हट जाएगी। तो ये नियम है। तो इसमें आई इसका एंगल माना गया, ये नीचे भी आई मान लिया गया, वायु को में आई मान लिया गया है। जब ये कांच में प्रवेश करता है तो आर मान लिया गया है, और इसी के तुलना में ये आर हो गया है। ठीक है, और फिर ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो फिर नीचे आर डैश माना गया, फिर ये कोण भी आर डैश होगा, क्योंकि ये मैथ में रूल है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कमेंट करके बताइए कौन सा रूल है, आप लोग 9th में पढ़े या फिर 8th में पढ़े हैं। ठीक है, ANG मतलब कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक साइन आई अपॉन साइन आर, फिर कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक साइन आर डैश, फिर कांच के सापेक्ष वायु मतलब जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक साइन आर डैश अपॉन साइन आई होता है। ये तीन समीकरण बना लेंगे। फिर समीकरण पहले, दूसरे और तीसरे को एक दूसरे से भाग कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे। तो ANG मतलब कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, इन तीनों को इंटू करेंगे तो साइन आई अपॉन साइन, ये साइन आई अपॉन साइन आई से कटिएगा, साइन आर इससे साइन आर से कटिएगा, साइन आर डैश से कटिएगा, तो पूरा मिला जुला के 1 आ जाएगा। ठीक है, आंसर इसका 1 आएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले लेक्चर में ये समझ लिए, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर 1 अपॉन जल के सापेक्ष मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ऐसे होता है, ये व्युत्क्रम होता है। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में आप लोगों ने दो माध्यमों प्रकाश की चाल के लिए ये देखा होगा। ठीक है, ठीक है, दो माध्यमों के लिए प्रकाश की चाल के लिए आप लोगों ने ये देखा होगा। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तब तक के लिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अपवर्तन तथा प्रकाश की चाल में संबंध। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तन तथा प्रकाश की चाल में संबंध। तो इसकी डिफिनीशन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ऐसे समझिए, यहाँ ये दिया है, ये इसका, ठीक है, निर्वात समझ लीजिए या फिर वायु में प्रकाश की चाल, ये समझ लीजिए वो प्रकाश की चाल है। सिंपल सी भाषा में प्रकाश की चाल है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में प्रकाश की चाल है ये उस मतलब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी, किसी माध्यम में। ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी, ये ही है, ये मतलब ये फार्मूला इसका, कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक निर्वात समझ लिए अथवा वायु में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यह अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तनांक, यह अपवर्तनांक है, यन जो है यह अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक होता है। ठीक है, यह अपवर्तनांक होता है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, प्रकाश की चाल हो जाएगा और नीचे किसी माध्यम प्रकाश की चाल। आइए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है, देखिए, अतः किसी दो माध्यमों के लिए प्रथम माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, दो माध्यम, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, कि दो माध्यम है के लिए माध्यम सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक,
उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, ये फार्मूला ये देखिए यहाँ दिया है ना बराबर, ये देखिए यहाँ बराबर किया, कैसे किया तो देखिए समझिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, जो वायु है ये इसमें दो माध्यम दिया है, दोनों माध्यम देखिए वायु के सापेक्ष ग्लास मतलब कांच का अपवर्तनांक बराबर ये कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा, ये वायु में वही प्रकाश की चाल समझ लिए सी, चाहे वायु में चलिए चाहे निर्वात में समझ लिए वायु ही निर्वात होता है, ठीक है। प्रकाश की चाल जो वायु में आती है वही समझ लिए निर्वाती है, ठीक है। वायु तरीके से बस बोला जाता है वो निर्वाती समझ लीजिए। इसी प्रकार वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, ये जो वायु है उसके जल का अपवर्तनांक, ये निर्वात तो है ही, वायु निर्वात ही होता है, उसमें जल का, ये दोनों समीकरण मान लिए हैं। तो समीकरण दूसरे और पहले से, ये जो दूसरा है ऊपर चला जाएगा पहला नीचे, तो इसको काट देंगे, तो काटने के बाद Vg, ये इन दोनों को रखने के बाद ये कट जाएगा Cc, तो Vg मतलब कि ये क्या कांच है और ये है जल, तो कांच और जल बराबर हो जाएंगे। तो ये जो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर Vg अपॉन मतलब कांच बराबर मतलब कांच बटे जल हो जाएगा। और ये दोनों जब अपॉन में है तो इसको कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीन माध्यम है ANW, ये तीन माध्यम है ANW, ANG और GNW, ठीक है। तो ये बीच में आ जाएगा, ये कोने चला जाएगा इस तरह। ये आप अभी पढ़े ही होंगे, ठीक है, अभी पढ़े हैं तीन माध्यमों का अपवर्तनांक, जिसमें वो तीन माध्यम दे के बराबर एक हो गया था, समझ लिए उसी तरीके से है, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला है। आइए अभी इसके आगे और जान लेते हैं, तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेने के बाद अभी इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये इरेज होगा ऊपर का, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ तक देख चुके हैं, तो ये फार्मूला है, तो इसी से रिलेटेड ये ऊपर है। तो ये देखिए क्या है, यदि प्रकाश की चाल माध्यम एक में Vi हो जाए तथा माध्यम दूसरे में V2 हो जाए तो माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक क्या होगा। तो क्या होगा, तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक V/V2 हो जाएगा। ये पहले का है, ये दूसरे का है। इसी प्रकार दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक V2/V1 हो जाएगा। बस सिंपल सी चीज़ थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस मन में बैठा लीजिए और कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल है और कुछ इससे ऐड नहीं है। आइए अब चलते हैं ग्लास स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन के नियम के आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए वो देख लेते हैं, ग्लास स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन का नियम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्लास स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। ग्लास स्लैब है, इसमें प्रकाश डाली जाती है और यहाँ इसका अपवर्तन होता है। कैसे होता है, देखिए प्रकाश किरण आ रही है, ये कोण बना रही है, अभिलंब पे पड़ रही है। अभिलंब जब ये ग्लास स्लैब पानी की तरह मतलब जल की तरह एक ठोस होता है, ठीक है, समझ लीजिए एक पत्थर मतलब कि बर्फ होता है, उसमें जब डाली जाएगी प्रकाश किरण, ये यहाँ से अभिलंब की ओर झुक जाएगी, फिर जब यहाँ अभिलंब पे आएगी पड़ेगी, फिर ये जब बाहर निकलेगी इस ग्लास स्लैब से तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि ये जैसे एयर हवा यहाँ से हवा में से आई है तो फिर हवा में ही हवा से बाहर ही निकलेगी, तो ये अभिलंब की ओर दूर हट जाएगी। और जब ये आपतित किरण को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो ये निर्गत किरण है, इन दोनों के बीच जो लंबवत दूरी होगी उसे ही पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। ये निर्गत कोण है, ये आपतित कोण है। और ये देखिए पहला नियम है कि ये निर्गत कोण और आपतन कोण जो होता है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। जैसे कि पहले नोट्स में देख लिए, उपयुक्त चित्र में एंगल I बराबर एंगल E, तो ये निर्गत कोण आपतन कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और क्या है दूसरा नियम, पार्श्विक विस्थापन, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर उसके तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण, ये जो किरण है तथा को आगे बढ़ाने पर
आगे बढ़ाया जाता है तथा निर्गत किरण, ये निर्गत किरण है, ये निर्गत किरण दिख रही है, के बीच की लंबवत, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, ये था ग्लास स्लैब के नियम। ठीक है, इससे ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है, बस इतना ही सिंपल सा है, और इतना क्वेश्चन इससे पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है लेंस। ठीक है, चलिए आगे अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक है लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। तो अब लेंस टॉपिक पे आ गए हैं, लेंस से संबंधित परिभाषाएं देख लेते हैं। पहले लेंस बना लेते हैं। ठीक है, पहले लेंस बना लेते हैं। ये उत्तल लेंस है। ठीक है, ये उत्तल लेंस है। आइए अब जानते हैं क्या है। पहला है प्रकाशीय केंद्र। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है। आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। प्रकाशीय केंद्र यहाँ होता है। ठीक है, ये प्रकाशीय केंद्र है। ठीक है, लेंस के अंदर जो मध्य बिंदु होता है उसे ही प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित, ठीक है, मुख्य अक्ष है वह स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है। यहाँ से आएगी, इस पे जो प्रकाश किरण पड़ेगी ये समांतर निकल जाएगी, ये विचलित नहीं होती है, इसलिए इसका ये मतलब दिया गया है। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र का। यहाँ पे कोई भी प्रकाश किरण पड़ेगी विचलित नहीं होगी, वो जैसे आएगी उसी सीधे निकल जाएगी। ठीक है, इसलिए उसमें ये डिफिनीशन दिया है। वहाँ से जो प्रकाश किरण यहाँ पे आएगी, मतलब कि यहाँ पे प्रकाश किरण कोई भी पड़ेगी वो ऐसे पड़ेगी ऐसे ही निकल जाएगी, इसलिए वो प्रकाशीय केंद्र है। उसका डिफिनीशन ऐसे दिया है। वक्रता केंद्र क्या आता है? इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। ठीक है, इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके दो वक्रता केंद्र होते हैं, इसलिए इसे C1 तथा C2 द्वारा निरूपित किया जाता है। कैसे? जैसे कि ये समझ लिए, ये एक गोला है। ठीक है, ये दूसरा गोला है। ठीक है, पहला गोला दूसरा गोला, ये यहाँ का एक केंद्र है, यहाँ का केंद्र, ये C1 है, ये C2 है। ठीक है, ये लेंस हो गया। ये जब इसको इरेज कर देंगे, इसको इरेज कर दिए और इसको भी इरेज कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देंगे, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। समझ में आया कैसे? कि दो गोले थे, दोनों गोले के बीच के भाग को लेंस मान लिया गया और उन दोनों के केंद्र को C1 C2 मान लिया गया। ऐसे था ये दूसरे वक्रता केंद्र की परिभाषा। ठीक है, वक्रता केंद्र की परिभाषा। और वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता केंद्र तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ये C1 C2 इन दोनों के बीच की दूरी होगी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसे ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब मुख्य अक्ष क्या? किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों, ठीक है, दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। ये दोनों वक्रता केंद्र है, इन दोनों से जो लाइन गुजरती है एकदम सीधी, उसी को वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, इस बहुत ही सिंपल परिभाषा है, आप समझेंगे समझ जाएंगे, इस कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, आप लोगों को बैक नॉइज आ रहा होगा टन्ने की, उसको थोड़ा इग्नोर मारिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। प्रकाशीय केंद्र क्या है? आप लोगों ने देखा, प्रकाशीय केंद्र वो है जो कि लेंस के अंदर वो मध्य बिंदु जिनसे प्रकाश किरण गुजरती है, जब उस पर आपतित होती है, गुजरती क्या, उस पर पड़ती है जब, तो वो बिना अपने मार्ग पे विचलित हुए वो सीधे निकल जाती है। जैसे कि मुख्य अक्ष पे ये जो मध्य बिंदु है, इसका ये मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण पड़ेगी, ठीक है, ऐसे प्रकाश की किरण पड़ेगी, वो विचलित नहीं होगी, इधर उधर घूमेगी नहीं, वो सीधे ही निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे पड़ेगी वो सीधे ही निकल जाएगी। ये चीज़ इसमें सिस्टम है प्रकाशीय केंद्र में। अब वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। जैसे कि एक गोला है, गोले का भाग, इसे गोले के केंद्र का वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब एक गोला है
और दूसरा गोला। इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसके दो वक्ता केंद्र होते हैं, एक वक्ता केंद्र नहीं होगा, इसमें दो वक्ता केंद्र होंगे। तो मतलब दो गोले ले जाया जाता है, दो गोले रहेंगे और दोनों के मध्य जो चीज रहेगी उसको लेंस मान लिया जाता है, और दोनों के जो केंद्र होते हैं उसे C1 C2 केंद्र मान लिया जाता है। ठीक है। अब वक्ता त्रिज्या के वक्ता केंद्र तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी, और वक्ता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के जो वक्ता केंद्र है और ये प्रकाशीय केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे की वक्ता त्रिज्या कहा जाता है। और मुख्य अक्ष क्या है? किसी लेंस के दो वक्ता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये जो दो केंद्रों को मिलाती है जो रेखा, उसी को मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये सिंपल सी चीज थी। आई होप आप लोग समझ में आएगा। आइए अब चलते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के मुख्य फोकस और मुख्य ठीक है मुख्य फोकस की ओर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब आगे चलते हैं। आइए प्रथम फोकस देखते हैं। ये उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस के बारे में। ये अवतल लेंस है। ठीक है, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस का। ठीक है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस आइए बना लेते हैं। ठीक है, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है। तो इससे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। यहाँ से ऐसे जाएगी प्रकाश किरणें और फिर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये जो बिंदु है ये मुख्य फोकस का प्रथम है। ठीक है, F1 है। ठीक है, ये F1 है उत्तल लेंस में। ठीक है, उत्तल लेंस में F1 है। देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण, यह प्रकाश की किरण चल रही मुख्य अक्ष पर वो बिंदु, और अपवर्तन के बाद जब लेंस पे अपवर्तन होता है तो बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, उसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसे प्रथम फोकस कहा जाता है। ठीक है, अब द्वितीय फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। दूसरे में देखिए उत्तल लेंस है। ठीक है, अब लेंस में एक चीज है कि यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है। अब अपवर्तन के बाद पश्चात मुख्य अक्ष की जिस बिंदु से होकर जाती है, ये बिंदु से होकर जा रही है, ये F2 है। ठीक है, ये F2 हो गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, ठीक है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु पर मिल रही है, उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ये द्वितीय फोकस हो गया। ठीक है, वह बिंदु अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मुख्य अक्ष की जिस बिंदु से होकर जाती है, उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इस तरह भी आप लिख सकते हैं द्वितीय फोकस को। ठीक है, अब ये उत्तल लेंस के बारे में था कि देख लीजिए दोनों फिर से। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जा रही है, फिर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और द्वितीय फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई या फिर मुख्य अक्ष की जिस बिंदु से होकर जाती है, उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहा जाता है। इस तरह आप लिख सकते हैं। आइए अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या है? और मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण आते हुए प्रतीत होती है तथा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ये क्या है? तो आइए जान लेते हैं इसमें। ये अवतल लेंस है, ठीक, ये ठीक है, जिसमें मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश किरण आते हुए प्रतीत होती है तथा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये ऐसे आएगी, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और इसको पीछे बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, ये इसका F1 हो जाएगा। ठीक है, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये F1 हो जाएगा। तो ऐसे देख लीजिए, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, बिंदु जिससे प्रकाश किरण आते हुए प्रतीत होती है। इस बिंदु पे किरण आते हुए प्रतीत हो रही है, जैसे कि ये किरण इसी पर पड़ने वाली है।
तथा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए एरो ऐसे लगेगा, ठीक है, एरो ऐसे लगेगा वरना गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी ऐसे लगेगा, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेकिन ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, जैसे प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती है तथा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ये प्रथम फोकस हो गया। अब आइए द्वितीय फोकस पे चलते हैं। द्वितीय फोकस क्या है? तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम द्वितीय फोकस कहते हैं। जैसे कि ये यहीं बना देते हैं, अवतल लेंस है, अरे यार फाई बना दिए इसको, फाई ये है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। अब इसमें क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है किरण, ठीक है, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब ये अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, ऐसे चली जाएगी ऊपर की साइड। अब इसको जब पीछे बढ़ाएंगे ना, तो पीछे बढ़ाएंगे इस बिंदु पे ये F2 हो जाएगा इसका। ये देख लीजिए इसमें क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत हुई उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहा जाता है। ये इसका द्वितीय फोकस हो जाएगा। आइए एक बार फिर देख लिए अवतल दर्पण का प्रथम फोकस क्या है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिनसे प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती है। ये मुख्य अक्ष के वो बिंदु जिससे प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन उस पर जा नहीं रही है, बस आभास हो रहा है। और फिर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ये अवतल लेंस का प्रथम फोकस है। अब द्वितीय फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती हुई, ठीक है, अपवर्तन हुआ ये ऊपर चली जाएगी, लेकिन पीछे इसको बढ़ाएंगे तो जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम द्वितीय फोकस कहा जाता है। ये चीजें हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस और अवतल लेंस का प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। आइए अब आगे चलते हैं, फोकस दूरी जान लेते हैं और ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब सातवां जान लेते हैं, फोकस दूरी क्या है? फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जो फोकस है और उसकी प्रकाशीय केंद्र, जो फोकस पढ़े हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जो प्रथम फोकस या द्वितीय फोकस होता है, उनसे और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। और फोकस तल क्या है? मुख्य अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को जो फोकस से होकर जाती है फोकस तल कहलाता है। ठीक है, जो लेंस है उसके मुख्य अक्ष है और मुख्य फोकस जो है उस पर एक सीधी रेखा खींच दीजिए, ठीक है, उसी को फोकस तल कहा जाता है। इससे बड़ा कुछ नहीं होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। द्वारक क्या है? लेंस के अपवर्तक पृष्ठ को, ठीक है, लेंस के अपवर्तक पृष्ठ को द्वारक कहते हैं। लेंस के अपवर्तक पृष्ठ को द्वारक कहा जाता है। ये सिंपल सी चीज़ था, लेंस के अपवर्तक पृष्ठ को द्वारक कहा जाता है। अब आइए आगे जो है लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम है, ये लेक्चर में होगा, लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर जो 6वां होगा वो आपका फाइनल लेक्चर होगा। उसमें हम लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम जानेंगे, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने के नियम जानेंगे और अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने के नियम जाएंगे, चिन्ह परिपाटी भी जान लेंगे। और उसके बाद हम उसी में लेक्चर में हम जाएंगे क्षमता, इसमें क्षमता भी दिया है, ठीक है, या फिर 2 लेक्चर हो सकते हैं लेंस की क्षमता, 2 लेक्चर, 7 तक पहुंच जाए, 7 में फाइनल, क्योंकि बड़े बड़े लेक्चर नहीं बना रहा हूँ, आधे घंटे 45 मिनट, इस मैक्सिमम मेरा इसमें 35 मिनट तक है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं ना बड़ा, आप लोग पढ़ने में बहुत ईजी हो, ऐसे लेक्चर बनाए जा रहे हैं। चलिए बस आई होप आप लोग को अच्छा लगे। और 8वें लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है, 8वें लेक्चर में इस चैप्टर से जुड़े न्यूमेरिकल रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।